कोयटा का मुकाबला था हैदराबाद किंग्समैन के साथ और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे दो नई टीमें इस बार पीएसएल में शामिल हुई हैं तो कुछ टक्कर के मुकाबले, कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस हमें देखने में मिलेंगे। लेकिन हैदराबाद किंग्समैन की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल वो बड़ी मायूस कुन है। उसने शायकीन को कहीं ना कहीं मायूस किया क्योंकि पहला मैच भी एक बड़े मार्जिन से हारे हैं और अब दूसरा मैच भी उनके हाथ से चला गया, तो आगे जाकर इस टीम को बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होने वाली है। ओवैस, कैसे देख रहे हैं आप इस इनिंग्स को? देखें, कोयटा की अगर बात करूं तो ठीक है, अगर आप मैच जीत चुके हैं, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ जो आज भी कोयटा के डगआउट में नजर आई वो उनका बैटिंग अप्रोच का कंसर्न मुझे स्टिल नजर आता है। क्योंकि जब आप अपने ओपनर की बात करते हैं, साउथ शकील कंसिस्टेंटली सेकंड मैच में फ्लॉप हो रहा है, इट्स क्वाइट टू अर्ली, बड़ा टूर्नामेंट अभी पड़ा है। उसके अलावा अगर आप बात करें शुमाइल हुसैन की, इसलिए कहते हैं, आपको याद हो कि आपको बहुत ज़्यादा तनकीद उस पर हुई जब बांग्लादेश सीरीज़ में उसको पिक किया गया कि जी अपना जो हमारे एक अनफॉर्चुनेट यहाँ एक सिनेरियो है जो हम एकदम इल्ज़ाम बड़ी जल्दी हम लगा देते हैं लोगों पे, लोग वर्कआउट नहीं करते कि उसने डोमेस्टिक में कितना हाई स्कोर किया। मुझे पता है कि उसके बायोमैकेनिक्स ठीक नहीं है, उसका हेड फॉल करता है, लेकिन ऐसे बहुत सी ऐसे मैं लेके एग्जांपल आ सकता हूँ। चंद्रपॉल के अगेंस्ट शायद यासिर भाई भी खेले में, बायोमैकेनिक्स की किताब में वो बंदा था ही नहीं एक सेंस में। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपकी बात को ऐड ऑन कर, बहुत अच्छी बात की आपने। अगर आप पास के क्रिकेट देखें ना, हमारे लेजेंड्स देखें, उनकी तो बायोमैकेनिक्स थी ही नहीं, मतलब उनका हेड गिरता ही गिरता था यार। ये जब बॉब वुलमर आए हैं, बॉब वुलमर ने आके इस जो ये कल्चर इंट्रोड्यूस किया, हेड पोजीशन और स्टिल पोजीशन, और उसके पहले तो हमारे सारे लेजेंड माशाल्लाह उधर जाते थे और शॉट इधर मारते थे। उन्होंने 10-10 हज़ार रन किए। तो ये सारा इधर होता है, इट्स ऑल हेयर कि आप किस तरह मैनेज करते हो। शामिल हुसैन का ये अच्छी बात है कि वो मैनेज बॉडी के अंदर बॉल को मैनेज कर लेते हैं। हाँ, कहीं पे वो फंस भी सकता है। सीना कंडीशन देखें, दो चीज़ें ना, मैंने कहा कि एक तो अच्छी बात है कि उसके पास डोमेस्टिक का एक एक्सपीरियंस मौजूद है जो कि वो कैरी भी इस चीज़ को कर रहा है। हाँ, जहाँ पर सीना कंडीशंस आएंगी, थोड़ा सा एक बड़े तगड़े बॉलर्स लगे होंगे जो आउट स्विंग अच्छी करवाते हैं, वहाँ पर डेफिनेटली वो फंसेगा, लेकिन एज द टाइम पासेस ऑन इस चीज़ को सीखेगा। अब क्योंकि एक मसला ये कि वो मैच्योर्ड क्रिकेटर है, जिस एज के अंदर वो है, फर्स्ट क्लास खेल चुका हुआ है, पाकिस्तान शाहीन्स की शायद कप्तानी भी अगर मैं गलत नहीं कर चुका हुआ है, उसके अलावा पाकिस्तान अंडर 19 भी खेल चुका हुआ है। वो मेरे लिए एक मैच्योर्ड क्रिकेटर है। यहाँ पर जाके अगर आप उसके बायोमैकेनिक्स को छेड़ोगे तो शायद वो अपने आप को खराब कर बैठेगा, वो चीज़ नहीं होगी। तो आपको आई गेस इसी चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा टेम्परामेंट को अपने स्ट्रॉन्ग करना है। वेरस मैं मिडिल ऑर्डर पे इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि आपके पास आज आपने रायली रूजफ को ऊपर खिलाया, ख्वाजा नाफे को आप वापस नीचे लेके गए कि आपने शफल किया। ख्वाजा नाफे जितना भी आज तक उसको मैंने T20 उसका कैरियर देखा है, चाहे अपनी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए आप बात कर लें, चाहे बांग्लादेश में बात कर लें, कोयटा को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये पाकिस्तान टीम नहीं है। मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान टीम को फोर्सफुल मिडिल ऑर्डर वर्ल्ड कप में आपको कहता हम बात करते हैं फोर्सफुल मिडिल ऑर्डर है, जहाँ पर आपने नाफे को भी कहीं ना कहीं फिट करना था, आपको समझ नहीं आ रही थी। नाफे है आपका टॉप का बैट्समैन जो टॉप पे जाके टॉप 3 के अंदर जाके बैटिंग करता है, क्योंकि वो एग्रेसिव अप्रोच वाला बैट्समैन है। उसने जाके कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स नहीं खेली, क्योंकि जिस पोजीशन पे आप खिला रहे हो वो पोजीशन मेरे लिए मैं कहता हूं कि बेहतर है साउथ शकील शायद ले सकते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर के अंदर आके आपने इनिंग्स को बिल्ड भी करना है, जहां पर आपके ऊपर प्रेशर आए आपको इनिंग्स को बिल्ड करने का आर्ट आना चाहिए। ख्वाजा नाफे एक एग्रेसिव अप्रोच वाला प्लेयर है, तो शायद आगे जाके आप टूर्नामेंट में कर सकते हैं इसको। बाकी आप बात करें, देखिए टॉम करन ने इनको फिर बचाया इस मैच के अंदर, जिस तरीके की उसने इनिंग्स खेली है। हसन नवाज अगर शायद वो आउट ना होते तो स्कोर बहुत अच्छा हो सकता था इनका। अभी भी मैं फील करता हूँ 15-20 रन शॉर्ट था कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन जिस तरीके से टॉम करन ने आके बैटिंग की दैट वाज मार्वलस, क्योंकि वो बैटिंग उसको जरूरत थी आपको एग्रेसिव अप्रोच वाली। अगर आप अब आ जाए हैदराबाद किंग्समैन की, मैंने पहले भी एक बात की थी कि कोई हम छेड़ नहीं रहे, लेकिन एक बात होती है ना कि जब आप एक टीम लेके आते हो एक टूर्नामेंट के अंदर, एक्सपीरियंस टीम है, ग्रेड 2 खेलती है पाकिस्तान में, यूएस में उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो जितना क्रिकेट को लेके चलते हैं साथ आप टीम यूनिट भी उसी हिसाब से बनाते हो। वन ऑफ दी बेस्ट पॉइंट इस वक्त आपके पास कोचिंग पैनल में बैठा हुआ है। लेकिन जब आप टीम का ब्रेकडाउन निकालते हो तो इस वक्त भी अगर आप उनके डगआउट में देखें, आपका ओपनिंग का मसला चल रहा है। माज को लेके आए, साइम अयूब कंसिस्टेंटली फ्लॉप हो रहे हैं, सबको पता है, ठीक है, विद द बॉल वो आपको एज दे रहे हैं, बैटिंग के अंदर परफॉर्म नहीं करे। लेकिन अगर मैं ओपनर्स का ब्रेकडाउन भी निकालूं, इनके पास सिर्फ 2 ओपनर्स इस वक्त बेंच पे बैठे हुए हैं। एक जिनका मैं बार बार कह रहा हूं, शयान जहांगीर, वो टच में लड़का है, अगर आपको समझ में आ रही है, मेरी ओपन डिपार्टमेंट नहीं खेल रहा, उसको करें। एक आपके पास बंदा बैठा है शर्जील खान, मुझे पता है ही इज नॉट इनटू मॉडर्न डे क्रिकेट, लोग बात नहीं करते, लेकिन आपके पास 2 ही ऑप्शन है ना, इसके अलावा ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। अभी भी अगर आप बॉलिंग यूनिट में देखें, एक अच्छी चेंज आपने की, तिक्साना को लेके आए, उसने बहुत जबरदस्त गेंदें करवाई। अगर आप आकिफ जावेद की बात करें, उसने आज मार खाई है, लेकिन उसने जो एक विकेट थी वो टॉम करन की इंपॉर्टेंट विकेट थी। आप मेडिट की बात कर दें, उसने बड़े जबरदस्त आपको 3 खिलाड़ी आउट किए, तो लगभग आपने बहुत अच्छी एक मैं कहता हूँ बॉलिंग यूनिट से इनको तो
संभाल लिया था। लेकिन लेकिन जो बैटिंग में ये गए। 40-41 और पिछला मैच भी आई गेस इनका कोई 68 रन की डिफीट थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये आपको जाके आगे उसमें तंग Cost करेगी, करेगा। जो आगे जाके अपने टूर्नामेंट में जैसे जैसे प्रोग्रेस करना Of है course। आपको रन रेट में तंग करेगा। Of तो course, ये बिल्कुल डिस्टर्ब ठीक है। होने वाला मामला इनका बहुत ये ज़्यादा। डिस्टर्ब होने वाला है। जिस तरह अवैस ने बात की है, बैटिंग ऑर्डर जो है वो शफल हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स का। रायली रोसो की बात करें या इवन ख्वाजा नाफे की, चले हम बात कर लेते हैं। ख्वाजा नाफे की 3rd पोजीशन थी पिछले मैच में, हमने देखा 3रे नंबर पर वो खेलने आए, अभी उनको 5वें नंबर पर खिलाया, बट द रिजल्ट इज सेम। वो उस वक्त भी परफॉर्म नहीं कर सके, वो अभी भी परफॉर्म नहीं कर सके। I think, उनकी सही जगह आपकी नज़र में क्या है? आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लूज कर रही है मैनेजमेंट उन पे। मेरे ख्याल से आज उनको नंबर 3 पे आना चाहिए था। अच्छा, और एक मैच से फैसला नहीं करना चाहिए। एक मैच से फैसला नहीं करना चाहिए और उन्हें चांस देना चाहिए। शायद वो लास्ट मैच की जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से, या उन्होंने जो प्लान किया था कि ऑलरेडी दो लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे तो रायली रोजो का वहाँ पे बनता नहीं था, शायद उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की हो कि यार मुझे भेज दें आप। थोड़ा सा ये भी होता है कि नया बॉल था और लेकिन पिच डिफरेंट था। आज जिस तरह ये अवैस ने बात की 200 होना चाहिए था, 200 वाली पिच नहीं थी। अच्छा। जिस तरह हसन नवाज और शामिल नहीं, मैं कह रहा था 15-20 रन शॉर्ट थे, ये कह रहा था। हाँ 15-20 मतलब आपका मतलब यही है ना, 175 Close to 200 190 to 200। लेकिन अगर देखा जाए इनफैक्ट दैट वाज नॉट द पिच ऑफ 200। मैं कहा 160 जो था ये 160 का पिच था, 165। तो फिर तो इन्होंने ज्यादा रन करे, 160 तो वो इसीलिए किया कि टॉम करन ने आगे 31 के 17 बॉलों पे, तो वो उन्होंने उसको एज दे दिया। 175 इस पिच पे इट वाज नॉट ईजी, क्योंकि अगर आप देखो उनका पहले ही 2 बॉल पे चौके लगे, फिर साइम की विकेट चली गई। इस तरह की पिच पे आपको विकेट शॉर्ट इंटरवल्स में मिलती रहती हैं, क्योंकि जब विकेट में बॉल होल्ड होता है तो बॉलर को एडवांटेज ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ नज़र आ रही थी, दैट वाज ऑन कार्ड्स। तो मेरे ख्याल से ये एडवांटेज जो टॉम करन ने उनको दिया है वो भी इसलिए कि उन्होंने रन आउट करा दिया था। हसन नवाज आखिर में शायद वो कोई फायर वर्क कर लेते, लेकिन उन्होंने उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये एक अच्छी टीम की निशानी होती लेकिन है। साइम अयूब के साथ क्या प्रॉब्लम है? अब वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं हैदराबाद के लिए। साइम पिछले मैच में भी कुछ इतने परफॉर्म नहीं कर सके, 17 उन्होंने रन्स बनाए थे 13 बॉल्स पे। आज तो वो खैर आते ही चलते बने हैं 8 रन्स बनाकर। देखिए साइम अयूब का मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा स्टार्ट, वही बात हम करेंगे, महंगे तरीन खिलाड़ी हैं, ये याद रखना चाहिए। हाँ ये याद होना चाहिए उसे। और दूसरी बात ये कि आपको अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। क्रिकेट में अलजारी जोसेफ एक नाम है उसका, वेस्ट इंडीज़ का बॉलर, और लेंथ से बॉल उठाना आता है उससे, उसकी ये क्वालिटी है कि लेंथ से बॉल राइज करता है। तो ये बहुत कम बॉलर्स होते हैं, रबादा है या निगीडी है या अलजारी जोसेफ, ये 3-4 बॉलर्स हैं गिने चुने दुनिया में, या फिर मौजम क्या नाम है उसका, मुज़र रबानी। तो आपको देखें एज ए प्लेयर, आप अगर आपका इतना अपने हाई स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस बॉल को रिस्पेक्ट देनी है और किस बॉल पे आपने चार्ज करना। नो डाउट उसने वो दोनों शॉट्स क्वालिटी शॉट्स के लिए, एक जो निकल के उसने एडजस्ट किया है पहला बॉल और दूसरा कवर ड्राइव, थोड़ा सा अफसोस होता है कि यार ऑब्वियसली सीखने का उसका टाइम है, बट चीज़ें पीछे चली जाती हैं। बैड लक थी आज उनकी, बैड लक भी कह सकते हैं, ग्लव ले लिया वहाँ से, लेकिन वहाँ पे मारने की ज़रूरत क्या है, उसको छोड़ देते, आपने 2 बाउंड्रीज दी हुई हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसिबल क्रिकेट की तरफ उनको थोड़ा सा आना थोड़ा पड़ेगा, टेक्निकल मैच्योर क्रिकेट की तरफ देखें, आपकी बेसिक्स को। उस्मान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, अगर जी आप इजाजत दे तो उस्मान को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, आपको भी वेलकम करेंगे। ये मैच जो अभी हमने देखा, जो फिनिश हुआ, हैदराबाद किंग्समैन के फैंस तो बड़े मायूस होंगे, बैक टू बैक 2 मैचेस लूज कर गए। एंड उस्मान भाई ऊन आराम है कल वाले मामले पे। प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। सही है, कोई नहीं, हमारा दिन भी आएगा। अभी अर्ली टूर्नामेंट के दिन आगे जाके देखें। अच्छा अभी क्योंकि ओवैस की प्रेडिक्शन सही जा रही है ना, तो ये जरा थोड़ा सा जरा फॉर्म में आ गए हैं, खिला हुआ है। जी उस्मान। अच्छा, बात यह है कि हैदराबाद किंग्समैन का ना, मैं अगर बात करूं तो इनका कॉम्बिनेशन ही अच्छा नहीं बना। अगर आप इनका प्लेयर्स जो ऑक्शन हुई थी उसके अंदर अगर आप देखें तो ऐसे प्लेयर्स इन्होंने पिक किए हुए हैं जो कि ओवरसीज प्लेयर हैं, जिनकी जगह उस तरह से स्क्वाड में नहीं बनती। खास तौर पर अगर आप कुछ ओवरसीज प्लेयर की बात कर लें जो पहले पाकिस्तान के लिए भी खेले हैं, जिनमें साद अली हैं और उसके अलावा हमाद आजम है। ये 2 वो क्रिकेटर हैं जो यहाँ से छोड़कर वहां गए थे, लेकिन इनमें एक हसन खान भी हैं, वो अपनी जगह को प्रूव कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। पहले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग की, आज भी हमने देखा कि उनका पोटेंशियल नजर आया। लेकिन बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं उनकी पिक मुझे समझ नहीं आ रही है। और फिर कप्तान
मानस लबुशेन को जो रखा है उन्होंने, वो भी उस तरह के T20 क्रिकेट के वो प्लेयर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनको कप्तानी दी गई है। और लेकिन जो मेंटेलिटी है इसके पीछे, वो कहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन माइंड है वो कहीं ना कहीं पे हमेशा डोमिनेट करता रहा है क्रिकेट के अंदर, और उनके सबसे ज्यादा ट्रॉफीज उनके पास हैं। जेसन गिलेस्पी क्योंकि उनके हेड कोच हैं, तो उन्होंने कोशिश की है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ओवरसीज का जो प्लेयर्स हैं उनको वहां पर लेकर आए और उस तरह का कल्चर यहाँ पर पैदा किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सिस्टम में और जो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है वो काफी फर्क है, और उसके लिए आपको अच्छे प्लेयर पिक करने की जरूरत थी। और साइम अयूब ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म थे, अगर आप देखें तो पिछले एक साल से उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी नजर नहीं आ रही थी। खास तौर पर अगर आप बैटिंग की उनकी बात करें, बॉलिंग के अंदर तो वो कर ही रहे थे, लेकिन बैटिंग जो उनकी मेन जिम्मेदारी है वो सही तरीके से निभा नहीं पा रहे। और उसके साथ साथ अगर आप दीगर बल्लेबाजों की बात करें जो उन्होंने पिक किए हैं, उसमें खास तौर पर उस्मान खान जो कि विकेट कीपर बैटर हैं, उनका रोल भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जेसन गिलेस्पी कह रहे थे कि वो बहुत ही अच्छे यूटिलिटी खिलाड़ी है, किसी भी नंबर पर खेल सकते हैं, लेकिन जब वो बैटिंग करने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दबाव में खेल रहे हैं। और वो मतलब एक होता है ना कि मतलब आप एक जगह पे फंस जाते हैं तो वो फंस के खेलते हैं और वो सही तरीके से अपनी शॉट्स भी नहीं मार पा रहे हैं। तो इसी तरह बाकी बल्लेबाजों का भी हाल है। इरफान खान, नियाजी इतने प्रॉमिसिंग प्लेयर थे पास में, पिछले 2 साल पहले बड़े रन्स भी कर रहे थे, शाहीन्स के लिए भी खेले, पाकिस्तान में उनको मौका भी मिला, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि उनका भी क्या हाल हो रहा है यहाँ पर, और एक्सपोज हो रहे हैं बैटिंग के अंदर भी, और बॉलिंग तो अब उन्होंने करवाना छोड़ ही दी है।